नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबर है जो आज अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है, सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है और सुर्खियों में बनी हुई है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी, और तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर जानेंगे। और सबसे पहले हम आज जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास है, क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। आज जो है मेन खबर ये है कि पुतिन और किम की जो मीटिंग हुई है, क्योंकि पूरे दुनिया में इन दोनों के विषय में ये कहा जाता है कि युद्ध में जो है किम अलग ही इसमें अंदाजा रखते हैं और ये बहुत निर्दयी है। और सूचना ये मिल रही है कि पुतिन और किम के बीच में एक दूसरे के मदद करने का वादा को लेके जो है कल एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें बता देना चाहता हूं कि हस्ताक्षर इसको लेके हुआ है कि यदि कोई भी देश यदि उत्तर कोरिया पर हमला करता है तो बिना किसी सूचना के रूस भी उस देश पर हमला करेगा जो जिस देश ने किम के ऊपर मतलब उत्तर कोरिया के ऊपर हमला किया है। इसी प्रकार यदि रूस पर कोई हमला करता है तो निश्चित बिना किसी सूचना के किम भी उस देश पर हमला कर सकता है। इसी के चलते सबको ये चिंता सताने लगा है कि जो किम है वो आने वाले समय में यूक्रेन पर कोई हमला ना करे और यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी लोग चिंता जाहिर की है कि ये युद्ध की जो है अब स्थिति है ये और भयावह होने की संभावना है। आज के अखबार में ये मतलब ये मीडिया में ये स्पष्ट किया है कि ये पूरे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए चिंता का विषय है। और सूचना ये भी है कि किम के पास आधुनिक हथियार है, उसके बाद जो हाइड्रोलिक हथियार है, इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा दुनिया में वो मशहूर है कि वो किसी के भी वो किसी के ऊपर भी उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है इसको अब हस्तक्षेप करना जरूरी है, नहीं तो ऐसा ना हो कि किसी इस प्रकार का हथियार का उपयोग हो जाए जो विश्व युद्ध की ओर पूरे दुनिया को धकेल दे। इसके अलावा ब्रिटेन से एक खबर है कि जो हिंदुजा परिवार है उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है। एक कर्मचारियों का शोषण करने का ये मुकदमा दायर किया गया है। इसके चलते उनके पत्नी, बेटे और उनके खुद के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। तो इसको लेकर भी हिंदुजा परिवार ने काफी दुख जताया है कि मदद करने के लिए आते हैं और हमारे खिलाफ इस प्रकार के जो है मुकदमा दर्ज हो जाता है। एक खबर है कि ईरान के एक अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो नरगिस मोहम्मदी है उनको कथित रूप से देश के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 1 साल की सजा सुना दी है। उनके वकील मुस्तफा नली ने एक्स पर इसके जानकारी दी है। बता दें कि जो नरगिस है उन्होंने आज़ादी के ऊपर बात की थी और ईरान में जिस प्रकार से जो है जो पहनावा है उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया था कि बुर्का या हिजाब पहनना जरूरी नहीं है, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। इस आरोप के ऊपर ही नरगिस के ऊपर केस दायर हुआ था और आज उनको सजा सुना दी गई है। इसके अलावा एक खबर और है जो ऋषि सुनक से है। ऋषि सुनक के लिए एक सर्वे वहां पर आया है। वो सावंत पोल ये किया जिसमें भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है और जब से वहां ब्रिटेन की सरकार बनी है तब से सबसे खस्ता हालत में ऋषि सुनक की पार्टी इस समय दिखाई पड़ रही है। उन्हें कुल 650 सदस्य हाउस में केवल 53 सीटें मिलने की संभावना आज के उस सावंत पोल में दिखाया गया है। मतलब ऋषि सुनक का अब जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा है। अब केवल
10-12 दिन ही उस चुनाव में बचा है। ऐसे स्थिति में कोई रिकवर होना बहुत कठिन दिखाई पड़ रहा है। एक खबर है दलाई लामा से है, जो चीन और अमेरिका के बीच में दलाई लामा को लेकर तनातनी है। चीन की नाराजगी के बावजूद अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की है। अमेरिका के पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन को खरी खटी सुनाई है बिल्कुल। और चीन ने कहा कि दलाई लामा हमारे विरुद्ध, हमारे देश के विरुद्ध एजेंडा चलाते हैं, इसी कारण से वहां जो जाएगा उनको वो हमारा दुश्मनी कहलाएगा। लेकिन इसके फिक्र न करते हुए 7 सदस्य टीम ने दलाई लामा से न केवल मुलाकात की, बल्कि उनके साथ में फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर भी डाला है। चीन के राष्ट्रपति ने उन्हें तंज कसते हुए कहा कि तुम चले जाओगे और कोई भी तुम्हें किसी भी चीज का श्रेय नहीं देगा। तो ये एक खबर है जिसमें आगे चल के हो सकता है चीन कोई बड़ा एक्शन इनके खिलाफ ले। निशा जी बिल्कुल, और तमाम राष्ट्रीय स्तर की भी खबर जान लेंगे कि आज क्या कुछ राष्ट्रीय स्तर पर खास है और प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित हुआ है। एडिटर सूरज जी। बिल्कुल निशा, जिस तरह से देखा गया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के राजगिरी में नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन का जो उद्घाटन किया गया है, उसको देख करके केवल भारत ही नहीं, कल इस बात की चर्चा रही है, क्योंकि यहाँ इस विश्वविद्यालय में 20 देशों के छात्र पढ़ते हैं और नालंदा वो स्थान जहाँ पर जिस स्थान से भारत को पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिली थी, सैकड़ों साल पहले भारत के ज्ञान का डंका चारों तरफ बजा था, आज फिर देखा जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में वहां पर कहा कि आग की लपटों से किताबें जला दी गई थी यहाँ पर, लेकिन आग की लपटों से पुस्तकें जल सकती हैं, ज्ञान नहीं जल सकता है। इस बात को लेकर के उन्होंने जिस तरह से कहा है कि अब स्वर्णिम भारत की शुरुआत नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर से हो रही है और पूरी दुनिया में अब ये संदेश जाएगा कि भारत अपने उस परम ज्ञान के परम वैभव की ओर अग्रसर हो रहा है, जो आज से लगभग 5 शतक पहले, 500 साल पहले जो चीजें रही हैं, क्योंकि 800 साल पहले नालंदा को ध्वस्त कर दिया गया था, 3 बार उस पर आक्रमण किए गए और कल नालंदा के नए विश्वविद्यालय परिसर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहे और 17 देशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। तो दुनिया को एक संदेश दिया गया है कि ज्ञान के बलबूते पर भारत ने पहले भी दुनिया पर राज किया है और पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता रहा है और अब फिर उसी दिशा में भारत अग्रसित हो रहा है। आपको बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में नरेंद्र मोदी का यह पहला बिहार दौरा था, जहां उन्होंने ये बातें भी कही कि यहाँ हम वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को धारण करने वाले हैं और भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, क्योंकि एक देखा जाता है कि युद्ध नीति जो कहती है कि यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो वहां के साहित्य को बर्बाद कर दो, वहां की शिक्षा को बर्बाद कर दो, और ये किया गया। लेकिन भारत तब भी अपने पैरों पर खड़ा रहा और पूरी दुनिया को अपने हौसले से रूबरू कराया और आज ज्ञान के बलबूते पर फिर एक बार भारत दुनिया का सिरमौर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से कल हमने देखा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम था विश्व सिकल सेल दिवस 2024 में, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और डिंडोरी में उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और मुख्यमंत्री मोहन यादव की जमकर तारीफ की। खासतौर से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब शपथ ली और उसके बाद में कार्यभार संभाला तो जो पहले कैबिनेट में उनके जो फैसले थे, चाहे वह मैं बात करूं कि लाउड स्पीकर का फैसला था या फिर खुले में मांस मछली बेचने का फैसला था, उस फैसले की जमकर तारीफ की है। और जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री
ये जो फैसले हैं वो तारीफ करने हैं और तारीफ करने योग्य हैं और हौसले वाले हैं। उन्होंने हौसला दिखाया क्योंकि इससे पहले भी सरकारें रही हैं जो नहीं कर पाए थे इस तरह के निर्णय। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हाथ कंगन को आरती किया, पढ़े लिखे को फांसी किया, तो एक महीने में ही दुनिया को मुख्यमंत्री का दम दिखा दिया कि मुख्यमंत्री क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि उनके जो दो तीन निर्णय रहे हैं प्रभावी रहे हैं। आदिवासी विकास के निर्णय के लिए भी उन्होंने तारीफ की है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि डिंडौरी में जैव विविधता एवं औषधीय वनस्पति की उपलब्धता को देखते हुए यहाँ सिकल सेल एनीमिया सहित अन्य बीमारियों के उपचार पर रिसर्च को तेजी से बढ़ावा मिलना चाहिए। तो उनका यह मध्य प्रदेश का दौरा, डिंडौरी में सभा और मुख्यमंत्री की तारीफ, इसको लेकर सियासी गलियारों में तमाम चर्चाएं रही हैं। दूसरी तरफ ये भी देखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो हैं वो दिल्ली गए थे, दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है और आगामी योजनाओं पर उन्होंने चर्चा की है। साथ ही मध्य प्रदेश में नक्सल नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को जो सफलता मिली है उसकी जानकारी भी उन्होंने गृह मंत्री को दी है और आगामी कार्य योजनाओं के बारे में चर्चा की है। इससे पहले डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय आवासन एवं सहकारी और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी उन्होंने मुलाकात की है और दोनों केंद्रीयों को मध्य प्रदेश से जुड़े जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, मध्य प्रदेश में कुछ इन विभागों के जो प्रोजेक्ट हैं जो रुके हुए हैं उन पर जल्द से जल्द काम शुरू करने की बात भी की है और उन प्रस्तावों पर सहमति देने की उन्होंने मांग की है। साथ ही मध्य प्रदेश के कई बड़े प्रोजेक्ट केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय में रुके हुए हैं। हाईवे और बाईपास निर्माण के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। तो मनोहर लाल खट्टर से मिलकर के मुख्यमंत्री ने 2028 में जो सिंहस्थ होना है उज्जैन में, उसकी तैयारियों को लेकर के भी उज्जैन के तमाम विकास को लेकर के बात की है और जो वहां जन सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय मदद उनको मिले, इस बात के लिए भी उन्होंने चर्चा की है कि सिंहस्थ जो है पूरी दुनिया के लिए, केवल मध्य प्रदेश या भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा पर्व होता है। पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं और वहाँ जो विकास कार्य होने उनको गति मिले। एक चौंकाने वाली खबर और है निशा, जैसा कि बिहार के मुजफ्फरपुर से जो खबर आ रही है कि वहां पर 300 युवतियों को हॉस्टल में रखा, उनको नौकरी दी गई, नौकरी के नाम पर उनको हॉस्टल में रखने पर विवश किया गया कि वो हॉस्टल में रहें और वहां शोषण का शिकार जो महिलाएं हुई हैं, युवतियां हुई हैं, उसको लेकर की खबर आ रही है। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से देखा गया था कि जो तमाम खबरें थी कि जो पहले खबरें आ रही थी, हमने देखा था कि शेल्टर होम दुष्कर्म का जो मामला था उसकी यादें ताजा हो गई थी क्योंकि बिहार में एक चिटफंड कंपनी के जो महिला कर्मचारी हैं उनके यौन शोषण का सनसनीखेज मामला है और की बीबीआर नाम की जो चिटफंड कंपनी है उसके संचालकों ने, मैनेजरों ने और दूसरे लोगों ने वहां पर महिलाओं का शोषण करने की बात आई। 300 युवतियों को नौकरी दी गई और हॉस्टल में रखे जाने की बात सामने आई। तो ये जो खबर है ये कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में, आज के इस युग में नौकरी के नाम पर युवतियों को ठगा जाता है, उनके साथ यौन शोषण किया जाता है। हालांकि इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है क्योंकि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं मानवता पर और सामाजिक सिस्टम पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आज भी नौकरी के नाम पर युवतियों का शोषण किया जाता है। तो ये चीजें आती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बात है अमरवाड़ा सीट को लेकर के, तो अभी तक जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने, जो कमलेश शाह है, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस को प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने का इंतजार था और वह घोषणा कर दी गई है। तो यहाँ से जो इनवाती हैं, धीरन शाह इनवाती जो हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। हालांकि पहले बात कही जा रही थी कहीं ऐसा ना हो कि इस उपचुनाव में जो अमरवाड़ा सीट पर होने वाले हैं, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी इंदौर फार्मूले को अपना सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने कोई विपक्ष का मजबूत दावेदार ही ना हो, प्रत्याशी ना हो। लेकिन यहाँ कांग्रेस ने घोषणा की है और धीरेन शाह इनवाती जो हैं वो कमलनाथ के खास माने जाते हैं, बिल्कुल, उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। जी निशा। जी बिल्कुल। और तमाम लखनऊ उत्तर प्रदेश की भी अपडेट ले लेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास है, क्या कुछ प्रमुखता से प्रकाशित हुआ अखबारों में। हमारे साथ ज्ञानेश जी हैं। ज्ञानेश जी लखनऊ ब्यूरो से। ज्ञानेश जी, तमाम आज की बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से क्या आ रही, दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ब्यूरोक्रेट्स से कि जो ब्यूरोक्रेट्स के अफसर हैं वो नियुक्ति विभाग में उनकी जो आवाजाही है
वो अचानक बढ़ गई। जी। और बता दूं कि जिलों से ये जो अफसर आ रहे हैं लखनऊ में डेरा जमाए, कहीं न कहीं उनको नियुक्ति विभाग के साहब से मिलना है और वो अपनी तबादले के लिए फरियाद करना चाह रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ ऐसे दुखी अफसर भी हैं जो सेक्शन में यह कह रहे हैं कि अगर मर्जी की जगह उनको तबादला नहीं दिया जाता है तो वो उससे अच्छा है कि वीआरएस ले लिया जाए। तो इस तरीके की खबर कहीं न कहीं जो है अफसरों के खिलाफ आ रही है। वहीं इस समय बताना चाहूंगा कि आरएलडी लोकसभा में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ आने और उनकी पार्टी के कई नेताओं को रास नहीं आया। अब चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार में जयंत चौधरी मंत्री बन चुके हैं, लेकिन पार्टी में नाराज नेताओं ने बगावत भी तेज कर दी। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आरएलडी छोड़ने के ऐलान भूपेंद्र चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए किया। उन्होंने लिखा है, इन सालों में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए स्नेह सहयोग और सम्मान का मैं आभारी रहूंगा। भारी मन से आज मैं राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ और जय जवान जय किसान। तो इस तरीके से उन्होंने नई सरकार में जयंत चौधरी को मंत्री बनाया है। वह पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। उन्हें एनडीए की सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया था, लेकिन उनकी पार्टी के कई नाराज नेता पूरी तरह बगावत पर उतर आए और सूत्रों की अगर हम माने तो आने वाले दिनों में कुछ और नाराज नेता भी आरएलडी छोड़कर किसी और पार्टी में जा सकते हैं। बिल्कुल। अब वही दिशा में बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने जा रहे हैं। इसके लिए महकमा 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के अत्याधुनिक उपकरण खरीदने की तैयारी कर रहा है। विभिन्न आतंकी समूहों सहित कई राष्ट्र विरोधी ताकतों की ओर से संभावित खतरों को देखते हुए महकमा हर स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा घेरों को लगातार मजबूत करता रहता है। आपको बता दें कि सीएम योगी को Z+3D और एनएसजी कमांडो का कवर प्राप्त है। वहीं प्रदेश पुलिस के जवानों का दस्ता भी उनकी सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहता है और 1 करोड़ 2 लाख रुपए के 91 उपकरण खरीदेगी उत्तर प्रदेश पुलिस। पुलिस विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभिन्न जिलों में दौरों के वक्त उनकी सुरक्षा के स्तर को और मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें ड्रोन, बॉडी वार्न कैमरा, ड्रेस कैम और नाइट विजन की अतिरिक्त खेप को भी सीएम की सुरक्षा व्यवस्था में जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ ही राज्यपाल की सुरक्षा को भी पुख्ता बनाया जाना है। वहीं इस संबंध में शासन की ओर से एडीजे हेडक्वार्टर को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित अन्य अति विशिष्ट और विशिष्ट महानुभावों के प्रदेश भ्रमण, रैलियों, धार्मिक स्थलों, कुंभ मेला सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ 2 लाख 20 हजार रुपए के 51 उपकरण की खरीदारी की जा रही है। वहीं इन उपकरणों की जो है यूपी पुलिस खरीदारी करेगी। और बता दूं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे की ओर से 3 अत्याधुनिक ड्रोन कैमरों की खरीद की जानी है, जिसकी कुल कीमत 42 लाख रुपए है। इसके अलावा 50 बॉडी वार्न कैमरा की कुल कीमत 25 लाख रुपए है और वहीं 34 डैश कैम की कीमत 6 लाख 80 हजार है, जबकि 4 नाइट विजन की कीमत 28 लाख 40 हजार रुपए की आती रहेगी। ये सभी कीमत ये पूर्व कीमत के आधार पर अथवा जैम पोर्टल के आधार पर तय की जाएंगी। तो इस तरीके से बता दूं कि योगी की सुरक्षा में ये उपकरण खरीदने की तैयारी की जा रही है। वहीं विषय में बात करूंगा कि लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन के बाद में जहां अकबर नगर पूरी तरीके से धराशायी हो चुका और प्लेन कर दिया गया, अब इसके बाद में रहीम नगर और अबरार नगर की अवैध मकानों पर योगी सरकार के बुलडोजर चले। कुकरेल नदी के किनारे यानी सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को जल्दी बुलडोजर गिराते हुए नजर फिराएगी। आपको बता दूं कि प्रशासन कुकरेल नदी को जीर्णोद्धार करने की प्रक्रिया में कुकरेल नदी के आसपास के सभी अतिक्रमण को हटाने की तैयारी में जुट गई। बीते कई दिनों से सिंचाई विभाग की टीम रहीम नगर और अबरार नगर में सर्वे कर रही थी। सर्वे का काम पूरा लगभग हो चुका है और 1-2 दिन के अंदर अवैध मकानों की लिस्ट यानी अतिक्रमण का एलडीए को सौंप देगी और अधिकारियों ने बताया कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर हमें सिंचाई विभाग और लिस्ट सौंप देगा जिन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई होनी। ये सभी मकान अवैध हैं और इनको गिराने की कार्रवाई होनी है। यहाँ से सरकारी जमीन मुक्त कराते हुए या
सरकार के कब्जे में वापस आएंगे। वहीं मैं बात करूंगा कि लोकसभा चुनाव में हार का जो बसपा पर असर हुआ है, तो उन्होंने कहा है उपचुनाव को लेकर बसपा ने एक बड़ा फैसला लिया है और विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी अपनी उतारे। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं निशा में बता दूं कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में चाइल्ड पॉवर्टी पर चौंकाने वाला एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूनिसेफ ने चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 में 92 देशों पर रिसर्च के बाद कहा है कि भारत उन 20 देशों में से एक है जहां बच्चों को जरूरी पोषक आहार नहीं मिल पा रहा है और भारत में चाइल्ड पॉवर्टी का आंकड़ा 40% है। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। वहीं दिशा में बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो सत्ता अधिष्ठान है, उसने सेक्टर मेरठ की ट्रैप टीम द्वारा एक कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी हापुड़ के डिप्टी रेंजर शशि शेखर शर्मा को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दिशा जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास था, क्या कुछ प्रमुखता से प्रकाशित हुआ था, आप सभी के साथ साझा किया। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें थी जो आज प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित हुई थी और लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी। हमारे साथ एडिटर सूरज जी थे, जिन्होंने तमाम अपडेट आप तक साझा की। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबर थी जो आज सुर्खियों में बनी हुई थी। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।